हैं, कुछ परीक्षाओं में उसकी वहां हम फेल है। मैं ऐसे संदर्भ कि जो सही में हिंदी व्याकरण की परिपाटी पाणिनि द्वारा शुरू की गई थी, और पाणिनि, आचार्य पाणिनि ने हिंदी व्याकरण लिखा है, वो बाद में हम अशुद्ध करते चले गए। अब बिना अंग्रेजी व्याकरण जाने हम हिंदी की परिकल्पना ही नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें पर्सन पढ़ना पड़ता है ना अंग्रेजी में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हम अगर किसी को पुरुष नाम से पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो महिलाएं पहले तक आएंगी। हाँ, मतलब एक हास्य के लिए, तो पुरुष अगर हम किसी को बताना चाहते हैं तो हमको समझाना पड़ता है कि आई, यू और वी, इस उसको आप हिंदी में तुम, मैं और वह ले लो। तो अंग्रेजी पार्टी पहली बात हमको नहीं फॉलो करना है। और जो सही सही परीक्षक होगा वो आपके इस ज्ञान की परीक्षा लेगा तो आपको सही नंबर देगा। जो व्याकरण है उसके अनुसार 3 ही संयुक्त व्यंजन रखा गया है। ठीक है, एग्जाम में मजेदार एग्जामिनर होगा वो 3 ही मानेगा, चाल भी नहीं देगा। किताबों में दिया हुआ है, मुझे पता है। तो ये स्वाभाविक और स्थिति के अनुसार छोड़ दीजिए, परिस्थितियों पे छोड़ दीजिए, अपने मत लीजिए, परिस्थितियां कुछ मौका देंगी। ऐसे विवादित प्रश्न अमूमन नहीं पूछे जाते हैं, मैं देखा हूं ऐसे पूछते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब इसके बाद होता है कि जब हम कोई भी शब्द या वर्ण का तो सबका एक स्थान होता है। हारमोनियम देखा है, या हारमोनियम नहीं तो देखा, रास्ते बजाता है, उसमें 4-5 छेद होता है। एक करेंगे तो आवाज दूसरे ढंग का, दूसरा प्रेस करेंगे तो दूसरे का, इस तरह से उसमें आवाज अलग अलग जगह से निकलता है। हम वर्णों का उच्चारण करते हैं उसका भी अलग अलग होता है। सबसे पहले हम कुछ भी उच्चारण करते हैं तो कंठ से, इसीलिए देखिएगा अंग्रेज टाई पहनते हैं, उसका लोगों ने नाम क्या रखा था, कंठ लंगोट रखा था। शुरू शुरू में जब उसका अनुवाद हुआ टाई का, लंगोट रख दिया, क्यों, कंठ को बांधे रहता है। ठीक है, कंठ बहुत चीज है, कंठ से ही गाना निकलता है। तो सबसे पहला कंठ, ठीक है, लिखिए, कंठ है ठ आधा और य। ठीक है, कंप्यूटर की बात है, नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठ के नीचे य लिख देते हैं। ठीक है, तो अभी समय में देवनागरी लिपि की जो मानक लिपि बनाई गई है, ठ के नीचे हलंत लगाते हैं। ठीक है, ध्वनि जो है क्या क्या है, क से लेके सॉरी, क से लेके 5-5 है। हाँ, क से कंठ के बाद आता है तालव्य। तालव्य मतलब तालु कहें तो सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट होता है, ये जीभ के ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, तो आप देखिएगा किसी किसी बच्चे का, आप लोग देखे होंगे कि यहाँ, हाँ, ये कटा होता है। ऐसे लोगों का आजकल खैर ऑपरेशन हो जाता है, वो किसी भी शब्द का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं वो लोग, नहीं आवाज निकलेगी नहीं, हवा निकल जाती है ना बाहर। तो उसमें तालू से जो निकलने वाली ध्वनियां हैं वो च इया तक है। च, छ, लिखते रहिए, झ इया 5 है। दिक्कत हो, इधर आ जाइए ना। हाँ, ऐसे झुके झुके कमर अंदर आ जाइए, वहां भी जगह खाली है देखिए। चलिए अंदर आ जाइए, ऐसे झुके रहे कमर या बुढ़िया आ गया उनको बैठाने के लिए। ठीक है, तालाब में है च से लेकर के छ छ ज, मैं लिखा रहा हूं ना, सीरियली लिखते जाइए, फिर मैं अगला जादू दिखाऊंगा आपको और भी चीजें इसमें कैसे निकलेंगी। हाँ यहाँ ठीक है। उसके बाद मूर्धन्य, मूर्धा किसको कहते हैं हिंदी वाले, हाँ, उच्चारण में मतलब तालू के पीछे जो ऐसे घंटी जैसी लगी रहती है ना, उसके पहले तालू वाला हिस्सा, उसको मूर्धा कहते हैं। तो अगर जो वर्ण उच्चारण में, ऑनलाइन आप लोग रखें, आपकी आवाज नहीं आ रही है या कुछ बोलना चाहिए प्लीज। चलिए,
तो मूर्धन में सर हम क्या पूछ होता रहे है? थे क्या हो रहा है हाँ, स्टडी में, जादू सिखा रहा हूँ, पूछ चलिए रहे थे सुनिए, अभी अभी आप समझ क्या में पढ़ा आएगा। रहे हैं। आप सुनिए, समझ में आएगा, ना समझ में आए तो मैं फिर बाद में क्लैरिफाई करूंगा। मैं वर्णमाला सिखा हम लोगों को, बहुत बचपन में हमने पढ़ा था, क्लास 4 में। ठीक है, वर्ण है, आप खाली ध्यान से सुनिए, जो छूट गया छूट गया। चलिए, तो मैं बता रहा था कि मूर्धन्य जो शब्द है, मूर्धन्य अक्षर नहीं समझ में आता है तो एक चीज, तो मूर्धन्य श तो आपको पता है ना, ये प का पेट फाड़ दीजिए तो धन्य श हो गया। ये जिस वर्ग में है तो श के पहले दो, तितर के दो आगे तितर, दो पीछे तितर, मतलब ये आएगा नहीं आएगा? सर मूर्धन्य में सर होता है। थोड़ा रिपीट कर दीजिए ना। हाँ, रिपीट करने में आता है तो से लेके अड़ा तक, ये स अलग से आया है उसमें। ठीक है, तो से लेके अणा तक मूर्धन्य में आता है। लिखते रहिएगा आप लोग, क्योंकि ये बहुत मुश्किल सवाल है और इसको कई बार पढ़ने से 1 नंबर का आ सकता है। हाँ, मूर्धन्य के बाद आता है दंत। आप में से कोई भी बहादुर व्यक्ति इस वर्ण बिना दांत के सहारे से कर दे। दंत रहे तो द ध न, बिना दांत के सहारे के इन वर्णों का उच्चारण नहीं हो सकता, इसलिए दंत कहा गया। तो जीव दांत को धक्का मारती है, इसलिए जिनके दांत नकली वो बाहर आने की संभावना रहती है। ठीक, वो लोग त को प बोल देते हैं। ठीक है, हाँ आ रहे धीरे धीरे आ रहे हैं। दंत खत्म हुआ से लेके न तक, उसके बाद आता है ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होता है लिप मूवमेंट हो, यस और सर। इसीलिए हमारी छोटी वाली बेटी टिक लगाती है, उस दिन पापा नहीं बोलती है। पापा 2 बार बोलेंगे तो वो तो मिट जाएगा, 200 रुपया खराब हो गया। का मतलब है कि प से लेकर के म तक उच्चारण करके देखिए, बिना होठ मिलाए आप इसका उच्चारण नहीं कर सकते। कोई कर सकता है तो हमारी तरफ से 25 नंबर, पैसा नहीं दे सकता। तो ये हो गया। देखिए, अब प्रश्न पूछा जाता है, कैसा प्रश्न आता है? आपको 4 अक्षर दे दिया जाएगा, क न प र, और उसमें पूछा जाएगा कि इनमें व्यंजन कौन सा है। क्या होगा? क न प होगा। आप एक एक वर्ण का उच्चारण करके देखिए, क से निकल रहा है यहां से, न न कहां से निकल रहा है? ऊपर टू लगाना पड़ रहा है, न न न, जीभ पे दांत नहीं लगाना पड़ता। लेकिन जब हम माँ का उच्चारण करते हैं, माँ बोलते हैं ना, दोनों आगे फिर हवा निकलती है। तो ये ओज के बाद एक और आता है अंतस्थ। और आधा स्थ, मतलब अंत स्थली से निकलने वाला। अंत और आधा स, अंतस्थ इनको बोलते हैं। अंतस्थ का मतलब होता है जो अंत से, पेट के अंदर से निकलता है। य र ल और व, य र ल व। अब आप उच्चारण करिए, य एकदम नीचे से निकलता है, य र हार्ट से निकलता है, वो। ठीक है, इसको आप धीरे बोलिए, कोई बोल सकता है, बताइए बहादुर हो उच्चारण कर दिखाई, नहीं होगा। से अब एक और व्यंजन है ऊष्म व्यंजन, मतलब उसका उच्चारण कर लें तो शेर नहीं आए। ज्यादा जो करते हैं, ज्यादा जो लोग झगड़ा कर, उनके शब्द अगर विचार करेंगे ना तो इससे मिलते जुलते रहे। श, तालाबी श, श। सर लास्ट वाला क्या बोले एक बार। लास्ट वाला मैंने सर बोला ब्लैक बोर्ड नहीं अंतस्थ। दिख रहा है सर। हाँ मैं बोल उसके, रहा हूँ, सुनिए, मैंने बोला ओस्ट कंप्लीट है, ओस्ट क्लियर है ना, जो दोनों ओट के मिला नहीं बोल सकते, अगर बोल सकते हैं तो वो ओस्ट ध्वनि नहीं है। ओस्ट के बाद आता है अंतस्थ, अंत और अथ। अंतस्थ में आता है योर लव, सिर्फ 4, 5 नहीं है, ध्यान दें। और उसके बाद उष्म आता है, उष्म में श स स ह, मतलब तो 100 हो गया। चौथा 100 होता है क्या? स स स ह, तालब्य दंतिश सर वो जो पहला मूर्धन्य दो स स है, दंतिश। हाँ, सर पहला जो दो स बोलिए। है उसका उच्चारण रहता है। श जैसे श स,
श स स वो उच्चारण करिए ठीक है। समोसा कौन सा स होगा, खाने का समय हो गया है, ठीक है। शरीफा जीभ अपने आप बोल देगा, ठीक है। षटकोण स वो थोड़ा सा हल्के में लेते हैं। देखिए मैंने बोला शरीफा श खींचना, षटकोण स हल्के में निकला, समोसा थोड़ा निकला। ये तीन है, अभ्यास से आएगा। आप वो पे ये प का वो मूर्धन्य सा ये ध्यान रखिए, ठीक है। वो उष्म व्यंजन में आता है। अब इसके बाद आता है स्पर्श व्यंजन। छू के निकल जाए, हवाओं का स्पर्श बोलते हैं ना। स्पर्श व्यंजन में आता है आपका क से लेकर तक कितने अक्षर हो गए, 25 हो गए। चलिए गिन लीजिएगा आप लोग, क से लेके म तक। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े, स्पष्ट है ये वाला। अब इसके बाद आता है, प्रश्न आएगा कंपन के आधार पर। पूजा जी ध्यान दें, कंपन पर वर्णमाला के कितने भेद हैं। कंपन, देखिए कंपन है हमारे जो ये हमारा जो कंठ है ना, इसके अंदर वोकल कॉर्ड बोलते हैं। ऐसे कलम जैसी कोई संरचना है या पाइप है, इसमें पट्टियां लगी हुई, तो पतले पतले कागज जैसे लगे हो। तो जब हम बोलते हैं तो वो फड़फड़ाता है, फड़फड़ फड़फड़ आवाज आती है, और फिर उसके अनुसार, बोलने के अनुसार, भाव भंगिमा के अनुसार वो अक्षर निकलता है। तो इसको बोलते हैं कंपन, मतलब स्वर यंत्रों में जो कंपन होता है, वोकल कॉर्ड में जो कंपन होता है। तो कंपन के आधार पे दो तरह के वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन, एक घोष हो, घोष और सघोष एक ही चीज है बाबा, घोष और अघोष। कुछ लोग घोष को सघोष बोलते हैं, जरूरत नहीं। घोष और सघोष का मतलब हो गया कि गर्जना के साथ, जैसे शेर गर्जन करता है। तो घोष और सघोष, अब देखिए, सॉरी, घोष और सघोष या अघोष या घोष। घोष में कुल 13 होते हैं ये, और इसको हफ्ते में का दिन देख लीजिएगा। अघोष में 13 और घोष में कुल 31। अब यहाँ देखिए 34 आ गया, शुरू में मैं बोला था वर्ण, यहाँ 34 आ गया। घोष और अघोष मिला के कितना, 44 हो गया। अघोष लिख लीजिए। अघोष में कुल 13 है और घोष में कुल 31। क्लियर हो गया। ममता अभी तक ठीक नहीं हो पाई, ठीक है। शौक हमारे साथ भी होता है। घूस में कितने चलिए, सर? घोष में है 31, घोष में 31 और अघोष में 13। अब आगे बढ़िए, गिनते रहिए, मैं बताता जाता हूं। प्रत्येक व्यंजन वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण, मैंने सबका 5-5 बताया आप लोगों को। जैसे पहला और दूसरा वर्ण कौन सा होगा, क वर्ण का, क वर्ग का, क और ख। क और ख किसमें आएगा, अघोष में आएगा। इसके अलावा उष्म व्यंजन का 3, तालाबी स, मूर्धनी स और दंती स, ये अघोष में आएंगे, लिख लीजिए। वर्णमाला का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नमाला है, इसमें पूछा जाता है। तो अघोष, फिर से बोल रहा हूं, अघोष कुल 13 हैं। 13 में से श स स ये तीनों ह नहीं होगा, हा? और उसके बाद प्रत्येक व्यंजन वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण, जैसे अगर क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, वही कंठ तालु वगैरह जो मैंने बताया, क और ख, दूसरे में च और छ, पहला और दूसरा वर्ण। क्लियर है। आगे बढ़े, अब घोष पर आ जाए। बोलिए, कुछ डाउट है। मोबाइल बंद कर दीजिए मैडम, अभी मोबाइल बंद कर दीजिए, मैं बता रहा हूँ, स्क्रिप्ट फिर बाद में दे दूंगा आपको। चलिए, क्योंकि क्या होता है ना, उसमें कंसंट्रेशन होगा तो जो बोल रहा हूँ उड़ जाएगा। अब आते हैं हम लोग घोष में। घोष में, अघोष में पहला और दूसरा हो गया, तो बचा कौन सा, तीसरा, चौथा और पांचवा। एकदम आसान सा सूत्र है। अघोष और घोष इस तरह लिख लीजिए, पहला दूसरा और बाकी सब उसमें घोष में चला जाएगा। उसके बाद अ से लेकर ओ तक सारा स्वर इसमें आएगा, अ से लेकर के
ओ तक, आ आ इ ई उ ऊ ए ए ओ, बस रुक जाइए। उसके बाद य र ल व और ह लिख लीजिए। य र ल व और ह, इनको गिनेंगे तो 31 आता है। और से ओ तक, अंग अंग तो बाद में आता है, उसका फिर हम बताएंगे। अभी ओ तक लिख लीजिए। अ से ओ तक, ठीक है। आगे बढ़े। ये हो गया कंपन के आधार पर, मतलब आपके वोकल कॉर्ड में जो वाइब्रेशन होता है या स्वर यंत्र में जो कंपन होता है उसके आधार पर। अब दूसरा है उच्चारण के आधार पर वर्णमाला का भेद कितना होता है। आप लोग बड़े भाग्यवान हैं कि मैं इतना खुल के बता पा रहा हूं। सुबह वाले सत्र में थोड़ी गलती हो गई हमसे, इतना स्पष्ट नहीं बता पाया, ठीक है। तो कंसंट्रेट करिए, नहीं तो फिर तीसरे बैच में फिर इससे भी अच्छा हो जाएगा। चलिए, उच्चारण के आधार पर फिर दो होते हैं, कौन कौन सा। एक निराला जी, निराला जी को क्या कहते हैं, याद रखने का आसान तरीका है, महाप्राण निराला कहा करते थे, ठीक है। तो अल्प प्राण और महाप्राण दो हैं, लिख लीजिए। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण कितने हैं, अल्प प्राण मतलब प्राण का मतलब होता है हवा, जिसमें कम हवा निकले वो अल्प हो गया, जिसमें अधिक निकले वो महा। इसीलिए निराला जी बहुत झगड़ा थे, बहुत झगड़ा थे, बहुत मूडी थे। एक बार नेहरू जी बुलाए, नेहरू जी आने में 5 मिनट लेट किए, उठ के चल दिए। कौन ऐसा होगा जो प्राइम मिनिस्टर से मिलने गया और उठ के चल देगा। इसलिए उनको महाप्राण नाम दिया गया, किसी भी नहीं सुनता है, ठीक है। चलिए, तो अल्प प्राण में जो 20 होते हैं उसका लिख लीजिए। सर क प्रत्येक और ग। व्यंजन वर्ण का, हाँ बोलिए। सर क और ग ना। अरे नहीं, सुनिए ना, पहले सुन लीजिए फिर बाद में प्रश्न करिए। प्रत्येक व्यंजन वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा। पहला हो गया क, तीसरा हो गया ग और पांचवा अंग। हर वर्ण का क वर्ण, क के बाद च आता है, च के बाद ट आता है, ट के बाद ट आता है। तो सबका पहला, तीसरा और पांचवा ये हो गया अल्प प्राण। तो महाप्राण कौन सा होगा, दूसरा और चौथा। चौथा और दूसरा नहीं, रिवर्स मत, नहीं पहले आप चौथा बोलिए। अच्छा, दूसरा धीरे दब गई आवाज ठीक है, चलिए स्पष्ट हो गया। अगला लिखिए। अब मैंने आपको यह अंतस्थ व्यंजन के बारे में कुछ बताया नहीं, बताया अभी तक। य र ल व अभी बताया था मैं। य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन है और ये अल्प प्राण में आता है। नहीं, ह गर्म दल का नेता है। अब उष्म व्यंजन का तालाबी श, मूर्धनी श और दंती श और ह। अंतस्थ व्यंजन य र ल व ये अल्प प्राण है। य र ल व क्लियर है। इसके बाद उष्म व्यंजन में आता है तालाबी श, पेट काटा सा मतलब प को पेट काट दीजिए, दंती श सांप वाला और हाथी वाला ह। हाँ, ये महाप्राण का बता रहा हूं मैं। मैंने अल्प प्राण 4 बताया। अंतस्थ व्यंजन जो है, अंतस्थ स्वर व्यंजन मिलके य र ल व ये 4 हो गए अल्प प्राण। और महाप्राण में क्या बताया, श स स और ह। क्लियर है, आगे बढ़े। अब उच्छिष्ट व्यंजन मैंने 2 बताया था, व्यंजन बताया था, स्वर बताया था। उच्छिष्ट स्वर, हाँ व्यंजन बताया था। उच्छिष्ट में एक और जोड़ लीजिए, छोटी ई की मात्रा जो होती है उच्छिष्ट में आती है, वो अल्प प्राण में है। छोटी ई, छोटी ई किसको लिखते हैं, ऊपर चुरकी नहीं होगी। छोटी मतलब छोटी बच्ची है, छोटी नहीं हुई है। बड़ी बच्ची छोटी हो गई है, 2 बच्ची हैं हमारी ना, ठीक है। एक के इतने और एक की छोटी लंबी। आइए तब ये बैठिए, कहीं भी स्थान दे लीजिए नहीं नहीं, टेढ़ा हो जा रहे थे आप, यहाँ आ जाइए, इधर आइए, ये चेयर लीजिए, यहाँ आइए, बस गिरिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़े हम। सर आ छोटी जाइए, आ ही जाइए। महाप्राण होगा। छोटी अल्प प्राण है, अल्प प्राण। अल्प प्राण मतलब उसके उच्चारण में कम वो लगता है। आप यहाँ जाइए। उच्छिष्ट में, हाँ उच्छिष्ट का सिर्फ छोटी, सिर्फ छोटी, वही मैं बताया। बैठिए, सर जो बैठ जाइए, आपने वहीं बोर्ड बैठ, पे हाँ लिखा है, सर वो छोटी हाँ। ही नहीं है ना।
छोटी ई ये वाला है। छोटी ई के ऊपर मैंने उदाहरण के लिए बताया आपको कि छोटी ई कैसे पहचानेंगे। हमारी छोटी बेटी है, उसके छोटे छोटे बाल हैं, जब बड़ी होगी तो छोटी बड़ी हो जाएगी, मतलब इसकी छोटी लंबी बना देंगे हम। तो ये छोटी उच्छित में थोड़ा थोड़ा आ जाएगी, तो थोड़ा थोड़ा ड ढ दूसरे में है। ये व्यंजन, ये स्वर है वो व्यंजन में आता है, ठीक है। ये अल्प प्राण है। उसके बाद महाप्राण में उच्छिप्त वाला क्या आएगा। एक्चुअली मैं छोटी ही नहीं है, सॉरी, उच्छिप्त में गलती हो गई हमसे। वो ड जो है ना, ड़ जो है, ये गलती हो गई, इसको सुधार लें। उच्छिप्त के दो मैंने बताए थे ना, ड़ और ये ढ। ये जो ढ़ है ये अल्प प्राण में जाएगा, और ढ जो है, ढ़ ढ नहीं ढ़, ये महाप्राण में जाएगा। छोटी ई के नीचे बिंदी लगा लीजिए, हो जाएगा। ये अल्प प्राण, ये महाप्राण, ठीक है। पानी पीजिए, क्लियर है, हैं? हाँ तो मिटा लीजिए ठीक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं देखने में गलती कर दिया इसमें, ठीक है। क्लियर है ये अल्प प्राण महाप्राण में, कोई संदेह? नो सर। चलिए अब आगे आते हैं। संगीत किसी ने पढ़ा है अपने से? जी सर। आप पढ़ी हैं। संगीत में कितने स्वर होते हैं? 7 सुर होते हैं, स्वर नहीं होते हैं, ध्यान दें। वर्णमाला में स्वर होते हैं, ये कभी गलती मत कर दीजिएगा। सुर और स्वर में अंतर है। क्या कर रही हैं आप, 7 कौन सी ही है गिनती गिन सर। रही हैं? स्वरों की कुल संख्या वर्णमाला में 11 है, लिखिए। स्वरों की कुल संख्या 11 है। अब इसमें 3 तरह के स्वर आते हैं। क्या क्या है? हर्स्व, हर्स्व मतलब छोटा, उसको लघु भी बोलते हैं। कितने हैं? 4। हर्स्व में आते हैं, एक्चुअली हर्स्व नहीं लिखते हैं, रस्व लिखते हैं। ह जो है इसमें र, अदर स और व, इस तरह से लिखते हैं, देख लीजिए, ठीक है। हर्स्व स्वर जो है ये कुल 4 हैं। नहीं नहीं, बिंदी नहीं, बिंदी ऊपर वाले का है। इसमें आता है अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। असल में ये जो छोटी और छोटा मैं बोलता हूं ना, क्योंकि मैं जब पढ़ा था तो उस समय मुझे ऐसे ही पढ़ाया गया था, तो मुझसे हर्षोई छोटी दीर्घोई नहीं होता है। तो अगर मैं बोलूं तो आप लोग जैसे पढ़े हो अपने क्लास में उसके हिसाब से कर लीजिए। आप लोग भी ऐसे पढ़े हैं, ठीक है, तो इससे आसान रहेगा। छोटा और बड़ा करके हमने पढ़ा है। तो छोटी ई का इसमें कुल 4 है, और छोटी ई, छोटा ऊ और री। इसके बाद आता है दीर्घ स्वर्ग। दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ा भाई छोटा भाई। दीर्घ स्वर्ग में आता है आ। जैसे ये अ है, उसमें आ की मात्रा लग जाए तो ये दीर्घ हो गया। उसी तरह से बड़ी, उसके बाद बड़ा ऊ, उसके बाद ए, ऐ फिर और ओ। ओ, औ। कितने हो गए? 7 दो, सर। 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 7 सिस्टर्स बोला जाता है, किसको पता है आप लोगों को? दुर्गा जी। 7 सिस्टर्स किसको बोला जाता है? नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को। नॉर्थ ईस्ट को। बिल्कुल बिल्कुल, उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, कौन कौन से नाम याद हैं? नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल, ठीक है। नागालैंड। चलिए बहुत अच्छा, याद है आप लोगों को। तो उसी के आधार पर देख लीजिए, असम का इसमें आ है, वैसे लगा लीजिएगा, ठीक है, कुछ आएगा। दीर्घ स्वर के बाद आता है अनुस्वार। एक प्लुत स्वर भी होता है, वो कहीं मैं लिखना भूल गया, प्लुत बोलते हैं उसको। प्लुत स्वर में ओम होता है, और ये ओम होता है, और ये अ का उच्चारण होता है, वो शायद उल्टा होता है, हेलो वो उसका सर। प्रयोग कम है। ब्लैक बोर्ड नहीं हाँ दिख बोलिए। रहा है। छोड़िए ना, ब्लैक बोर्ड में मैं लिख भी नहीं रहा दिख रहा हूँ, है। लिख कहाँ रहा हूँ। अरे इधर देखिए, सर इधर किस स्वर में ओम होता है? ओम होता है, वो प्लूत में आता है, प्लूत, ठीक है। प्लूत में बाद में बताऊंगा, अभी लिख लीजिए। अब इसके बाद आता है अनुस्वार। अनु और स्वर मिलता है, अनु मतलब आगे बढ़ना,
अनुस्वार मतलब बिंदी, महिलाओं की बिंदी यहां रहती है ना, मैं आज नहीं लगाया हूं, ठीक है। तो अनुस्वार में अ के ऊपर बिंदी, ध्यान दे इधर, नहीं भूल जाएंगे। उसके बाद आता है विसर्ग, विसर्ग जाना जो अनुस्वार अ के ऊपर बिंदी, तो अनुस्वार ही तो बोल रहा हूं, अनुस्वार नहीं बोल रहा हूं। अनुस्वार अ के ऊपर बिंदी और विसर्ग में कॉलन बोलते हैं। अगर मेडिकल लैंग्वेज में कॉलन बोले तो क्या होगा, ये है कॉलन बोलते हैं अंग्रेजी में, और इसको विसर्ग बोलते हैं। और अगर कॉलन हम मेडिकल लैंग्वेज में लिखें तो क्या होगा, आप ग्रामर में पढ़ते हैं कॉलन मतलब सेमी कॉलन, और पता नहीं कौन कौन सा कॉलन होता है, लेकिन मेडिकल लैंग्वेज में कॉलन का क्या अर्थ होगा, अनुवाद मिल गया आपको मेडिकल वाला। हे भगवान, मेडिकल में पेड़ पौधा लगाएंगे। कॉलन जो होता है आंत को बोलते हैं, पेट के अंदर वो रस्सी जैसा होता है ना, 32 मीटर लंबाई होती है उसकी, दो आंत होती है, कौन सा, स्मॉल और बिग, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, उन दोनों को मिला के कॉलन होता है, COLON। तो जब कभी आपके पास मेडिकल लैंग्वेज का आएगा अनुवाद करने के लिए, तो ध्यान रहे उसको विराम मत लिखिएगा। कॉलन को अंग्रेजी में व्याकरण में हम विराम लिखते हैं, और तो विराम पूर्ण विराम, उसको कॉलन लिखते हैं, सेमी कॉलन, फुल स्टॉप, लेकिन मेडिकल लैंग्वेज में बदल जाएगा। ये हो गया आपका स्वर। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, शब्दों पे बात करें। छोड़िए ना, क्यों पीछे पड़ी है, चंद्र बिंदु बाद में आएगा, हम जो बताएं अभी उसको लिख लीजिए, इसलिए मैं बोला इसको लिख लीजिए, बाकी झंझट वाला बाद में हम चर्चा करेंगे। अनुस्वार में बिंदी नहीं होता है, सिर्फ एक बिंदी रहेगी, सॉरी एक बिंदी, चांद उसमें नहीं आता है। क्यों, कंगन लिखिए, कंचन लिखिए, कंघी लिखिए, गंगा लिखिए, इन सब में खाली बिंदी होगा। वो जब मैं आपको वर्तनी की शुद्धि बताऊंगा तब बताऊंगा कहाँ क्या रहेगा। हाँ, वो मैं आऊंगा उस पे, वर्तनी के बारे में आऊंगा, नहीं तो भटक जाएंगे हम लोग। पता चला कृष्ण की कहानी सुनाते सुनाते, भागवत कथा सुन रहा था, भगवान कृष्ण की कहानी सुनाते सुनाते पता नहीं राधा की सुनाने लगे, तो ऐसा ना हो कि कृष्ण भूल जाए राधा आ जाए। चलिए शब्दों के बारे में अब सुनते हैं। वाक्य के प्रयोग के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं, और यहीं से आपका जादू वाला अंश शुरू हो जाएगा। बताइए, वाक्य के प्रयोग के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं, कौन बताएगा, ऑनलाइन कौन बताएगा, सविता जी, पारस जी, ज्योति, कोई बताए, तब तक ऑफलाइन सर आप लोग सोचते रहिए। होते हैं। हाँ, 8 होते हैं, मैंने तो 9 सुना है, क्यों, पर मैं तो आज ही जानती हूँ। कंफर्म है। कुछ लोग बोलते हैं कि सिलेबस हर एग्जाम का अलग अलग होता है, कोई कहता है SSC CGL का सिलेबस हिंदी का अलग होता है, अंग्रेजी का सिलेबस अलग होता है, तो उसके अनुसार मुझे लगा शायद पार्ट्स ऑफ स्पीच SSC CGL में 9 होता होगा, GST में 8 है, और RBI में 10 हो जाता होगा, ऐसा है क्या ज्योति जी? जस्ट लाइटर मूवमेंट के लिए मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो शब्द 8 हैं, सही बताइए आप। कई लोगों को मैंने बोलता सुना है कि ये थोड़ा सा हटके है, लोग बोलते हैं अरे उसकी अंग्रेजी का सिलेबस अलग है, CGL का अंग्रेजी का सिलेबस ही अलग है। तो मैंने पूछा भैया बताओ उसमें क्या 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, बोला नहीं। मैं बोला फिर पढ़ना तो वही है, तो उसको ध्यान से पढ़ लो, तो हर जगह चलेगा, जो अंग्रेजी या हिंदी जो आप पढ़ रहे हैं, हर परीक्षा में उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी के पद आए हैं, उसमें हिंदी का पद भी है, 5 तारीख लास्ट डेट है, ऑनलाइन जो लोग हैं भरे ना हो भर सकते हैं, ठीक है। भर तो चुके सर। बहुत अच्छी बात है, तो उसमें जो व्याकरण आएगा वो अलग से थोड़ा ना आएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो वाक्य के प्रयोग के अनुसार जो 8 शब्द बताए हैं वो क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, नहीं आती आप लोगों को, लेकिन ये भेद नहीं पता था आपको, लिख लीजिए इसको। वाक्य के प्रयोग के अनुसार शब्द के 8 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, उसके बाद विशेषण, फिर क्रिया विशेषण एक साथ मिलकर अगला हो जाएगा। उसके बाद आता है संबंध सूचक, संबंध सूचक के बाद समुच्चय बोधक, उसके बाद विस्मयादि बोधक, ये कुल 8 है। ये स्क्रिप्ट दे दूंगा, आप नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, ध्यान से सुने, नेहा जी ध्यान से सुन लीजिए।
ठीक है, स्क्रिप्ट में दे दूंगा। इसके बाद आता है शब्द का और एक भेद लिख लेते हैं हम लोग। रूपांतर के अनुसार कितने भेद हैं? रूप का अंतर, जैसे आपने टर्मिनेटर देखा होगा ना, वो गाड़ी छू दे तो गाड़ी जैसा हो जाता है, लड़का छू दे लड़का जैसा। इसी तरह रूपांतर कैसे होता है मैं बताऊंगा। ठीक है, रूपांतर यहाँ क्या होता है, कर्ता कारक उन सब से मिल करके रूपांतर होता है। रूपांतर के अनुसार शब्दों के दो भेद हैं, एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। अविकारी। जादू लगता है ना, ये हम पढ़े ही नहीं कभी, इतनी बारीकी से मैंने नहीं पढ़ा था, मैं तो ऐसे ही, ठीक है, मैं पढ़ाया हूं, पढ़ा नहीं था। विकारी शब्द जो है, ध्यान दें, विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन और कर्ता के अनुसार परिवर्तन हो सकता है, वो विकारी होते हैं। और अविकारी में इनमें परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए जैसे मान लेते हैं, गुड़िया का नाम लेता हूं मैं, कि गुड़िया ने किताब देखी, खरीदी। खरीदी मान लेते हैं, गुड़िया ने खरीदी, ठीक है, गुड़िया ने किताब खरीदी। अब मैं कहूं पंकज ने किताब खरीदा, क्या है ये? होल्ड ऑन, सही है, पंकज ने किताब खरीदा, पंकज ने भी किताब खरीदी होगा। इसका मतलब वो किताब जो के खरीदी अनुसार वाला हिस्सा चेंज है होगा। किताब के अनुसार है, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे कई शब्द आएंगे, उनकी व्याख्या हम जब विकारी अविकारी पढ़ेंगे तब करेंगे। जैसे अविकारी का एक उदाहरण और देता हूं, परंतु आज भी है, अचानक, बहुधा, बिना, हाँ, वो किताब के अनुसार है ना। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि गुड़िया आई, गुड़िया आई और पंकज आया, बदल गया उसमें, क्यों बदला, किसके अनुसार बदला? लिंग के अनुसार। कर्ता या संज्ञा के अनुसार, लिंग के अनुसार। अगर वो बदलता है इसका मतलब वो विकारी है। स्पष्ट है? आगे बढ़े। अब आता है, एक चीज लिख लीजिए ध्यान से, संज्ञा सर्वनाम, ये लिख लीजिए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, ये आते हैं विकारी। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, ये चारों विकारी शब्द हैं। बाकी बचे कितने, 5 या 3, वो अविकारी हैं। ठीक है, हैं? हाँ, प्रीपोजिशन इंटरजेक्शन ये सारे उसमें आते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, व्युत्पत्ति के अनुसार, व्युत्पत्ति मतलब उत्पत्ति के अनुसार क्या है? सवेरे हमने चर्चा किया था, हमने 3 बोला था, लेकिन 2 ही होता है। योग रूढ़ जो होता है वो संज्ञा का रूप ले लेता है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने जबरदस्ती कहा, मैं भी कह दिया भाई मान लेते हैं आपकी बात, मार थोड़े खाना है। ठीक है, तो व्युत्पत्ति के अनुसार 2 होते हैं, कौन कौन से? रूढ़ और यौगिक। बस, रूढ़ किसको कहते हैं? ऐसे जिसे शब्द, खंड किया ना जा सके। नहीं कर तो सकते हैं, जैसे कलम है उसको खंडित कर सकते हैं, लेकिन खंड करने के बाद उसका कोई सार्थक अर्थ ना निकले। लेकिन सार्थक अर्थ नहीं। सार्थक अर्थ ना निकले, जैसे कलम है, क काट दीजिए, ल काट दीजिए, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन ऐसे शब्द जिनको अलग अलग किया गया हो, जैसे चाय वाला, चाय और वाला मतलब 2 शब्दों को रेलगाड़ी। मिला करके, रेलगाड़ी, रेल अलग गाड़ी अलग। अंग्रेजी में आप लोगों ने अगर फिजिक्स पढ़ा हो क्लास 9-10 में या 7th-8th में, तो उसमें आपने पढ़ा होगा 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन मिला दिया तो पानी बन गया पीने के लिए। तो वो उसको यौगिक कहा जाता है। यौगिक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कम और पाउंड, मतलब ज्यादा पाउंड उसमें नहीं डालते हैं। ठीक है, कम और पाउंड, ठीक है, COM कम और पाउंड। असल में अंग्रेजी अगर सीखनी है तो आप उसको से तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, उसका उच्चारण सही आएगा। रेल और गाड़ी यौगिक हो गया, जिसके अक्षरों को या शब्द को खंडित किया जाए तो कुछ सार्थक अर्थ दे जाए।
दे सकता है, वो फिर योग रूढ़ में आएगा और वो संज्ञा का रूप हो जाएगा। ये स्पष्ट हुआ, यस और नो? वर्णमाला का ये पाठ आज समाप्त होता है। सर हाँ, एक मिनट ऑनलाइन ले लूँ, आप लोग 2 मिनट ब्रेक ले लिए। एक मिनट होल्ड करिए, आप लोग 2 मिनट ब्रेक लीजिए, थोड़ा खड़ा हो जाइए, बहुत देर से बैठे हैं आप लोग। सर ये छुट्टी के अनुसार बता बता दीजिए। रहे, हाँ बोलिए, एक मिनट, हाँ बोलिए। सही उत्पत्ति के पिंकी क्या अनुसार बोली? बता दीजिए, क्या बोले? व्युत्पत्ति के अनुसार मैंने बताया आपको। व्युत्पत्ति के अनुसार क्या बताया मैंने? दो भेद होते व्युत्पत्ति हैं के उसके आगे अनुसार अनुसार। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया, और एक रूढ़ और एक यौगिक होता है। रूढ़ मतलब जिसको काटे तो सर यौगिक को शब्द ही से, योग रूट कहते हैं क्या? यौगिक को योग रूट कहते हैं क्या? नहीं नहीं, योग रूढ़ अलग है, मैं आऊंगा फिर उसमें। आघोष, आघोष नहीं, अघोष है। अघोष आप में याद है? अभी सुनिए, ऑनलाइन रिक्वेस्ट है, अरे सुनिए बाबा, आप लोग टॉक टू दादा नॉट टू दीदी बोलते हैं ना, छुट्टी नहीं, हम बोले ब्रेक, खड़े होकर बैठ सकते हैं। अघोष का रिक्वेस्ट आया, अघोष क्या होता है बताइए? प्रत्येक व्यंजन का पहला और दूसरा स्वर हुआ। प्रत्येक व्यंजन का पहला और पहला और दूसरा वर्ण दूसरा अघोष होगा, अच्छा, ठीक उस है, व्यंजन ही और होगा उसमें ना, तालम्ब उष्ण शोधन व्यंजन ही स। होगा। हाँ, 3 श, तालाबी श शेर वाला, और षटकोण वाला पेट पाटा, प का पेट काट दीजिए, और दंती स सांप वाला, ससुराल वाला, ठीक है। इसकी संख्या 13 होती है और घोष की संख्या 31 होती है। प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ऊ से लेकर ओ तक, य र ल व ह, ये स्क्रिप्ट में आप लोगों को भेज दूंगा, देख लीजिएगा। स्पष्ट है? आज सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय समाप्त होता है। कोई शक या सुबह? सर समझ आ गया। चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, ये समझ में ना आया हो तो स्क्रिप्ट मैंने भेज दिया है, फिरदौस जी ने भेजा है स्क्रिप्ट, भेजी है ना? ऑनलाइन में नहीं भेजा गया, ऑनलाइन में भेज देते हैं। तो ये स्क्रिप्ट मिल जाए, इसको दरवाजे पे चिपका लीजिए, ये भी घर से बाहर निकले एक नजर पड़ जाए। ये जरूरी, इसमें 5 नंबर आ सकता है आपका, ठीक है। वो तो 100 रुपए में मिल गया है ना, ठीक है। 2018 से ये परिपाटी शुरू हुई है, 5 जरूर आता है। पिछले बार बता रहे हैं पंकज जी 4 आया था, तो ये रहेगा, इसको रट लेंगे तो 4 नंबर कंफर्म है आपके, कहीं नहीं गए हैं। अब मैंने अनुवाद के लिए दिया था, उसका एक लाइन लूंगा मैं सबसे, अंग्रेजी वाला लाइन है, मैं बोलता हूँ, बोलिए। तक अंग्रेजी बोलने के लिए बोला हूं मैं, कौन सा काला, संज्ञा या पहले इंग्लिश सर्वनाम बता। पाला? संज्ञा कल, कुछ तो कल के लिए भी छोड़ा जाए, ठीक है। कौन दीजिए? सर अनुवाद में कौन सा वाला विक्लास होगा, संज्ञा वाला अनुवाद मैंने या दिया था सर्वनाम द वाला? कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ कोर्ट असिस्टेंट, ये वाला वाक्य था, और पहली लाइन में लेना चाहूंगा। देखिए, मैंने वाक्य दिया था, द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ कोर्ट असिस्टेंट should ensure that they fulfill the prescribed eligibility condition for the said post। लीजिए, बस एक ही लाइन आज करेंगे, द कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ कोर्ट असिस्टेंट। सर मैं बोलूं? आप लोगों ने बता दीजिए। हाँ बोलिए, तब तक वह हम लोग तैयार कर अभ्यर्थी लीजिए। हाँ बोलिए। वह अभ्यर्थी जो कोर्ट वे सहायक अभ्यर्थी, हाँ आगे। वह अभ्यर्थी जो कोर्ट मैंने सहायक सुबह प्रश्न कनिष्ठ किया था, अनुवादक के पदों कोर्ट के सहायक लिए होगा या अदालत सहायक होगा? और जी, कोर्ट सहायक या अदालत सहायक? अदालत। अदालत सहायक मैंने बोला और आपने हाँ कर दिया। कृष्ण भगवान की जय, कंस भगवान की जय। आप देखिए, पद नाम या सुन लीजिए ध्यान से आप सभी लोग, पद नाम हो गया, डेजिग्नेशन जिसको बोलते हैं, या विभाग का नाम हो गया, या फिर किसी जहाज का नाम हो गया। आप देख लीजिए, अगर उसका अनुवाद हिंदी में उपलब्ध है तभी लिखिए, नहीं तो जैसे कोल इंडिया है, कोल इंडिया को कोयला भारत लिख देंगे तो आप गलत हो जाएंगे। इसी तरह से, हाँ सुची जी, इसके बाद अंग्रेजी क्लास होगी। तो इसी तरह से कोयला भारत नहीं लिखते, कोल इंडिया लिखते हैं। इसी तरह से ये जो कोर्ट असिस्टेंट है, ये कोर्ट सहायक रखा गया है, न कि न्यायालय सहायक या अदालत सहायक।
तो मैं बोल दिया और आप लोगों ने मान लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, विरोध करिए। ठीक, तो इसका होगा कोर्ट सहायक। अब आगे पारस जी बोल चुके, अब आगे कोई और बोलेगा आप में से? हाँ पूजा जी बोलिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए, पूजा जी बोल रही है, मुझे लगता है गलत है। और कोई बताएगा? ऑनलाइन सर सुनाई नहीं, नहीं दे। चंदा आप क्या की हैं? सर गलत बात। पदों के लिए हाँ बोलिए। मांगी गई पात्रता को पूरा कर रहे हैं। देखिए, मांगी की पात्रता नहीं हुआ, चलिए मैं ही करा देता हूँ। आवाज नहीं आ रही है। होता है जैसे ओवर कंप्लीट होता है, बैट्समैन अपना स्थान बदल लेते हैं। आवाज ब्रेक हो रही है, सुची जी थोड़ा एडजस्ट करिए, हमको लगता है नेट में अब ठीक हमारे है, यहाँ अब ठीक है प्रॉब्लम है। सर, अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, अच्छा। चलिए ठीक है, फर्स्ट क्लास। तो मैं बता रहा था कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का आसान तरीका है, अगर क्रिकेट देखते हैं तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। तो इसी तरह से इस वाक्य का दो तरह से अनुवाद होगा। द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड, यही है ना प्रियंका, खाली इतना दूर तक। अच्छा, द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ कोर्ट असिस्टेंट, पहला इसका अनुवाद होगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें? द कैंडिडेट। तो हम यहां से भी शुरू कर सकते हैं। द कैंडिडेट्स के लिए जिन उम्मीदवार शादी के लिए होता है या फिर चुनाव के लिए, अभ्यर्थी होगा यहाँ। परीक्षार्थी नहीं, परीक्षा तो दिए नहीं है। उम्मीदवार चुनाव में होगा, स्वयंवर में उम्मीदवार होगा, बोलिए। विद्यार्थी भी नहीं होगा, प्रत्याशी भी नहीं होगा। यहाँ अभ्यर्थी, अभ्यर्थी क्यों कहा जाता है? हम आवेदन देते हैं, अर्थात पहले अप्लाई करते हैं ना, एप्लीकेशन देते हैं कि भाई मुझे नौकरी पे रख लो। ठीक है, तो इसलिए अभ्यावेदन जिसने दिया वो अभ्यर्थी कहलाता है। आवेदन दिया है ना आपने, आवेदार्थी नहीं, उसके आगे अभ्य लगा रहता है। ये पारिभाषिक शब्दावली का शब्द है। आवेदक, आवेदक अच्छा नहीं लगेगा, अभ्यर्थी होगा। तो द कैंडिडेट्स के लिए हम लिखेंगे जिन अभ्यर्थियों ने कोर्ट सहायक, अभ्यर्थियों ने, जब अभ्यर्थियों होगा तो ने लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कैंडिडेट्स लिखा है, देखिए। ठीक है, जिन अभ्यर्थियों ने कोर्ट सहायक के पद के लिए आवेदन किया है, पहला ये हो गया। ये हमने साधारण रूप में रखा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता से जो वाक्य शुरू होता है, कर्म आधारित होगा, उसको कर्तवाच्य, और उल्टा हो गया तो कर्मवाच्य। अब अगर हमें इसको ऑब्जेक्ट को आगे ले आना है तो उसको हम बना सकते हैं कि कोर्ट सहायक के पद के लिए जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अब यहाँ जिन अगर हम लगाते हैं तो अभ्यर्थी मान लीजिए नहीं याद आ रहा है, तो जिन लोगों ने आप लगा सकते हैं, लेकिन जिन उम्मीदवार या बच्चों लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वाक्य सही रहेगा, बोलिए, किस रूप में ठीक है? सर पहला वाला सही कोर्ट है। सहायक के पद, दोनों चलेगा, दोनों में अगर आप लिखती हैं तो उसमें कमी नहीं माना जाएगा। ठीक है, हाँ, अप्लाइंग का मतलब है कि जो कर रहे हैं। सही बोली हैं आप, इसमें अप्लाइंग है ना। अप्लाइंग मतलब कमिंग जैसे होता है, कमिंग को क्या लिखेंगे? आ रहा है, कमिंग सून, सिनेमा का पोस्टर लिखा रहता है। उसी तरह जो अभ्यर्थी, अब यहाँ जिन अभ्यर्थियों ने हम नहीं लिखेंगे, तो एक ही बात आएगा। जो अभ्यर्थी कोर्ट सहायक के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं या कोर्ट सहायक के पद के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थी। अब यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो कैंडिडेट्स है, वैसे तो बहुवचन है, लेकिन हम यहाँ इसका प्रयोग हिंदी में एक वचन कर रहे हैं। क्यों क्यों करना पड़ता है? इसलिए करना पड़ता है, ध्यान दें। दिक्कत हो रही तो थोड़ा सा खड़े हो जाइए। ध्यान दें, यहाँ
जब मैंने जिन शब्द लगा दिया, जिन या जो, अर्थात अब उसके बाद जो भी शब्द व्यवहार करेंगे वह एक वचन में होगा। जो अभ्यर्थी, आप अगर लिखें जो अभ्यर्थियों तो ये गलत हो जाएगा। अगर जो नहीं लिखे हैं तो अभ्यर्थियों करेंगे। हाँ, तो यहाँ इस वाक्य में अभ्यर्थियों सूट नहीं करेगा। हाँ, लेकिन यहाँ नहीं आएगा ना, यहाँ तो हो गया कोर्ट के पद के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थी, कर रहे अभ्यर्थियों लिखेंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए कि जब आप अनुवाद में जिन या जो शब्द का प्रयोग करते हैं, जिन मतलब वो जिन नहीं, वो बोतल घिसे और बोले क्या हुक्म है मेरे काका, ठीक है, तो अब आका वाला जमाना गया, अब काका ही बोलते हैं, ठीक है। तो जिन और जो शब्द का जब प्रयोग होगा तो उसके साथ जो भी संज्ञा है उसका बहुवचन रूप नहीं प्रयोग करेंगे। अब पूरा वाक्य बोलिए। कर रहे हैं। हाँ, अब अगला रुक जाइए प्रियंका। दे शुड इंश्योर, दे शुड इंश्योर जो शब्द वाक्य है, इस वाक्य को अंग्रेजी, आपको कुछ डाउट है, कहीं और ध्यान है, ठीक है, थोड़ा सा हमारी तरफ ध्यान दी, 5 मिनट। हमें पता है कि अनुवाद सबसे बोरिंग चैप्टर लगता है, लेकिन ये सूखी रोटी है, यही आपको विजेता बनाएगी पेपर 2। अच्छा करें, सिलेक्शन कंफर्म में। तो इसमें आएगा आपका कि क्या है, दे शुड इंश्योर दैट। अब ये देखिए, दे शुड इंश्योर, दे छुपा हुआ है, अरे छोड़िए, दे छुपा हुआ है, अगर दे नहीं है तो दे छुपा हुआ मान लीजिए। दे शुड इंश्योर, इसका आप जब अनुवाद करेंगे तो मेरे विचार से अधिकांश लोग यही करेंगे कि उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा। ये दोनों वाक्य गलत है। सुनिश्चित किया जाता है, उन्हें यह सुनिश्चित कराया जाता है, और गलत है, और गलत है। ये कहा जा रहा है कि अमित जी आप इस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना कि दांत तोड़ दूंगा, गुस्से में मम्मी बोलती है दांत तोड़ दूंगी तुम्हारा, फिर से गए वहां, तो इसका मतलब आइंदा मत जाना। तो वो कहना चाह रहा है कि वो इस बात का ध्यान रखें या वो सुनिश्चित कर लें। दे शुड इंश्योर का, हाँ, सुनिश्चित कर लें। हाँ, कई बार जो शुड और वुड होता है ना, उसके रूप में नहीं होता है, ठीक है। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, तो चाहिए नहीं, वो कर लें, इस तरह से होगा, वो यह सुनिश्चित कर लें। अब इसको पूरा लिखेंगे। कोर्ट सहायक के पद के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें, या फिर जो अभ्यर्थी कोर्ट सहायक के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं वे यह सुनिश्चित कर लें। दिक्कत हो रही है नंदिनी, आप थोड़ा आगे आ जाइए, अरे इतना जगह है, आप आगे आ जाइए, एक्सचेंज कर लीजिए, अभी दीपक आ रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गई ये बात? किसी को संदेह? ऑनलाइन जो लोग हैं किसी को संदेह? वो छोड़ दिया, मैं खा गया उसको। ओके सर। वो तो जब सही अनुवाद करेंगे तब, मैं तो आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, ठीक है। साहब कुछ डाउट है? देखिए इस तरह का जब अनुवाद आता है बहुत आसान होता है, ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़े, हम उस लाइन को पूरा करें। दे शुड इंश्योर दैट के बाद क्या है प्रियंका? दे फुलफिल द प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हम इतना ही छोड़ देते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। दे फुलफिल, इसका वाक्य चूंकि शुरुआत में ध्यान दीजिए, नहीं भूल जाएंगे, शुरुआत में चूंकि हमने इस तरह से बना दिया है, वे यह सुनिश्चित कर लें कि, अब अगला क्या है? दे फुलफिल। दे फुलफिल का मतलब अगर हम ऐसे शाब्दिक अनुवाद करते हैं तो दे फुलफिल का मतलब हो गया कि वे करते हैं, यही होगा ना। माई चिल्ड्रन फुलफिल्ड माई डिजायर, पूरा करते हैं। तो यहां कैसे होगा पूरा करते हैं? होगा पहले ही आ गया करें, तो उनके पास समुचित योग्यता है, इस पद के आवेदन के लिए समुचित योग्यता है, ये भावानुवाद हो गया, ठीक है। दे फुलफिल, उनके पास समुचित योग्यता है, यही इसका अनुवाद होगा। अब बाकी शब्द आप बैठा लीजिए, बोलिए। हाँ,
देखिए, जहां आपको लगे कि इंग्लिश के व्याकरण के अनुसार नहीं जाता, बिल्कुल हूबहू तो अनुवाद होता नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई आदमी बोला किसी को कि आज तो तुम बड़ी कातिल लग रही हो, मैं बता रहा हूं, किसी ने बोला किसी को आज तो तुम बड़ी कातिल लग रही हो, कातिल को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? किलर। वो शब्दानुवाद हो जाएगा, यू आर लुकिंग ए किलर, तुरंत पुलिस आ जाएगी। ठीक है, उसका अलग, हाँ, उसका भाव के अनुसार अनुवाद करना होगा। इसी तरह यहाँ भी दे फुलफिल जो आया है उसके अनुसार हम अनुवाद करेंगे। हाँ, देखिए मैं एक चीज बता दूं आपको, जब भी आप अनुवाद करने बैठे तो ये सारा नियम दिमाग से निकाल दें। फॉर्मल सेंटेंस है, और एक क्या बोलते हैं उसको, डिपेंडेंट सेंटेंस है। और आप जब अनुवाद करें तो फ्री हो जाइए, बंधन मुक्त होकर अनुवाद करिए, तब सही अनुवाद हो पाएगा। भाव लेते हुए व्याकरण को नहीं छोड़ना है। क्लियर है? क्योंकि सर फॉर्मल योगिता की सेंटेंस क्या जगह होता है मुझे आंसर नहीं ले पता, सकते हैं लिटरली नहीं पता। सर। क्या बोल रहे हैं? एक मिनट। हाँ, योगिता की जगह आंसर क्या ले बोल रहे सकते हैं? हैं। योगिता की जगह आंसर। अर्थ लिख सकते हैं आपको, आप जी जी लिख सकते हैं। ठीक है नंदिनी, क्लियर है? आपका बोलिए। हाँ हाँ, बताइए, बोलिए बोलिए। देखिए, ध्यान दीजिए, कोर्ट सहायक के पदों के लिए जिन उम्मीदवार, एक उम्मीदवार कितने सीट रिजर्व करेगा? तो वहां पद होगा, पदों नहीं होगा। ठीक है, कोर्ट सहायक के पद के लिए आगे जिन उम्मीदवारों ने, सही है, आगे बढ़िए, आवेदन किया, यहां आके आपकी गाड़ी फंस गई। अप्लाइंग लिखा हुआ है ना, अप्लाई में आईएनजी मतलब रहे हैं होगा ना। आवेदन किया है, कहाँ है? तो होता है दोज हु हैव अप्लाइड फॉर, ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। ये तो कह रहा है वाक्य कि अप्लाई करने से पहले आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए रहेगा आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो मैं दिल्ली गया हूं नहीं होगा ना। यहां आपको व्याकरण का एसेंस लेके चलना होगा और व्याकरण के अनुसार करना होगा। क्लियर है? बाकी का आप लोग करके लाएंगे, मुझे याद मुझे मतलब आशा है कि कल इसके बाद की हिंदी भी करके लाएंगे, हिंदी से अंग्रेजी। अच्छा, ऑनलाइन जो लोग हैं, ऑनलाइन जो लोग हैं 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। दीपक सर अभी आ रहे हैं, तो संभवतः अभी टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा आप लोगों का। आधे घंटे का टेस्ट कंडक्ट होगा, क्वेश्चन पेपर बन रहा है। तब तक आप लोग ब्रेक ले लीजिए, चाय पी लीजिए, घर में चाय बनी हो तो। ठीक है, ऑनलाइन जो लोग हो ब्रेक ले लीजिए, मैं वीडियो अपना ऑफ कर रहा हूँ। आधे 10 मिनट बाद दीपक सर आ रहे हैं क्वेश्चन पेपर लेकर के, फिर इंग्लिश का टेस्ट और उसकी व्याख्या होगी।
हेलो, यस सर। अमृता जी सुन पा रही हैं? पारस जी, अभी एक क्वेश्चन शेयर किया जाएगा, क्वेश्चन पेपर। आधे घंटे का समय होगा आप लोगों के पास, और मैं इंश्योर करूंगा कि 1 घंटे बाद ये पेपर डिलीट कर दिया जाए। फिर दोस्त ऑनलाइन ग्रुप में डाल दीजिए इसको, ठीक है? इसलिए मैं इसको डिलीट करवा दूंगा ताकि जो लोग क्लास में एब्सेंट हैं वो इस टेस्ट का लाभ ना उठा सकें। ठीक है, आप लोग क्लास में हैं तो आप लोग कम से कम लाभ उठाएं। तो उसको सॉल्व करने का 20 मिनट का समय है आपके पास। पेपर दे रहे हैं, आ रहे हैं नोट, ऑनलाइन ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, ठीक है? ऑनलाइन ग्रुप में भी शेयर किया जा रहा है। जो लोग आसपास हैं वो जुड़ते जाएं। शेयर हो गया फिरदौस जी? ऑनलाइन ग्रुप में शेयर हो गया, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन पेपर। और ऑनलाइन ग्रुप में डाला गया, निकाल लीजिए, अभी शुरू करिए। आप लोगों के पास 40 प्रश्न भेजा गया है, ठीक है? 40 प्रश्न, समय है, आ जाएगा है। पेपर जिसके बगल वाले से लेके सॉल्व करिए, लिखे क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू करिए। हाँ हाँ, आंसर कॉपी में लिखिए, ऑनलाइन भेजा गया, ठीक है? क्वेश्चन पेपर पे आप लोग लिख सकते हैं जिनके पास पहुंचा है, नहीं तो कॉपी में रखिए जो आपको उचित लगे। 1 का ए, 2 का सी, 3 का डी, जिस तरह से आता जाए आप लोग लिखते जाइए। ऑनलाइन ग्रुप में जो लोग हैं उनके पास गया है, बाकी आ जाएगा। 20 मिनट का समय, आप लोग सॉल्व करना शुरू करिए। हाँ, डाल दीजिए, ऑफलाइन में भी डाल दीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में डाल दी हैं, डाल दीजिए। ऑफलाइन वाले में डाल दीजिए, 15 मिनट बाद डिलीट कर दीजिए। ऑफलाइन में भी आ रहा है, डाल दीजिए, 15 मिनट बाद ध्यान से डिलीट कर दीजिएगा। हाँ, क्योंकि आप ही डिलीट कर पाएंगे। चलिए शुरू करिए, ऑनलाइन जो लोग हैं शुरू करिए सॉल्व करना। ऑफलाइन ग्रुप में भी आ रहा है, आप लोग उसको कहीं सेव कर लीजिए, 15 मिनट बाद डिलीट कर दिया जाएगा। आ गया है ना? चलिए शुरू हो जाइए। 1 2 गो। कितना बज रहा है? 17:31। 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। शुरू कर दीजिए। ऋचा शुरू कर रही है? पारस जी शुरू कर दिया आपने? यस सर, पारस स्टार्ट जी, कर दिए। वेरी गुड। मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, ऑडियो ऑफ कर रहा हूँ। आप लोग आंसर अपने कॉपी में लिख लीजिए, फिर बाद में चर्चा होगी। सर क्या वर्क मिला है प्लीज बताइएगा। ग्रुप में भेजा हुआ है, देख लीजिए।